नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, आज की यह जो क्लास है यह पीएचडी में एडमिशन किस तरह से हो इसको लेकर के है, क्योंकि बहुत सारे छात्राओं और छात्रों के मन में यह उलझन रहता है, यह सदैव शंका बनी रहती है और कुछ भ्रांतियाँ होती हैं मन में कि किस तरह से पीएचडी में एडमिशन लिया जाए, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। और आपके पास जब कोई गाइड करने वाला आपको नहीं होता है तब और ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। आप तत्पर हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, क्या करना होगा, कैसा क्या करें हम कि दूसरों से और ज़्यादा अंक अर्जित कर लें, यह बात आपको कोई बताने वाला होता नहीं है। इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। और चूँकि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि जिन समस्याओं से मैं जब होकर गुजरता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि यह समस्या अन्य छात्रों को भी हो रही होगी, और इसी के लिए हम आपके सामने कभी कभी आपके करियर काउंसलिंग से या एजुकेशन टाइप के जो न्यूज़ होते हैं उनको लेकर के उपस्थित होते रहते हैं। और इसी क्रम में आज हम पीएचडी में एडमिशन कैसे हो इसके लिए उपस्थित हुए हैं। साथ ही सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं महात्मा गांधी काशीदास पीठ से एमएड किया हूँ और उसके बाद उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट किए हैं, और उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में मैं एजुकेशन सब्जेक्ट से पीएचडी में एनरोल हुआ हूँ। तो साथियों, ये मेरा रहा परिचय। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत बरेली का फॉर्म भरा और बरेली में एडमिशन मेरा हो गया। इसके पहले एक संघर्ष की कहानी है। सबसे पहले मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, जिससे कि आपको यह पता लग जाएगा कि कब क्या और कैसे करना होता है। देखिए, ध्यान से सुने, कहानी सुनेंगे समझ में आ जाएगा, हमारे अनुभव से आप सीखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है। अप्रैल में जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है। यह आपके जम्मू के सांबा ज़िले में पड़ता है। तो मैंने देखा कि एमएड मेरा कंप्लीट हो चुका है और पीएचडी के लिए यहाँ पे आई हुई है नोटिफिकेशन, तो हमने फॉर्म फिल कर दिया। और फॉर्म हमने जब फिल कर दिया तो फॉर्म लगभग हमने फिल किया था मार्च के महीने में, और जब आपकी रामनवमी आती है अप्रैल के संभवतः महीने में, तो रामनवमी के दिन आ गया मेल कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, इस तारीख को आपको आना है। अब हमने क्या किया, चूँकि अब मेल आया है 4 दिन पहले इंटरव्यू से, तो टिकट तो मिल पाएगा नहीं। किसी तरह हम गए वहाँ पर क्या हुआ कि आपको पीपीटी के माध्यम से, ध्यान अब देखिए, समझिए मेरी कहानी से, कि वहाँ पर पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन करना था, न कि हार्ड कॉपी में इस तरह से आपको नहीं लेके जाना था। जैसे ये आप देख रहे हैं, इस तरह से हार्ड कॉपी में आपको नहीं लेके जाना था। अब पीपीटी प्रेजेंट करना था। अब हमने कभी पीपीटी प्रेजेंट किया ही नहीं था, तो पता था पीपीटी क्या होती है, कैसे प्रेजेंट होता है, लेकिन किया कभी नहीं था। लेकिन आत्मविश्वास इतना था कि चलो होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ सीखेंगे। और वही कि सीखने के लिए मैं वहाँ गया। चूँकि मैं पहले से आश्वस्त था कि मेरा यहाँ पे होना नहीं है, लेकिन फिर भी मन में यह था कि क्या पता हो जाए, प्रयास करने में क्या जाता है। तो हम वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे कुल टोटल बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को हटा करके छँटनी प्रक्रिया के द्वारा, छँटनी प्रक्रिया का मतलब ये है कि उन्होंने छँटनी किया था, और छँटनी करने के लिए उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट को आधार बनाया था कि जिनके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में नंबर कम थे, जिन्होंने सेकेंड डिवीज़न जो पास थे उनको उन्होंने हटा दिया था। जो फर्स्ट डिवीज़न पास थे, उनके क्राइटेरिया के अनुरूप थे, उनको जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लिया गया। तो अगर आप जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपके परसेंटेज जैसे आप सेकेंड डिवीज़न में एमएड पास हुए हैं, तो मेरा आपको ये व्यक्तिगत सलाह है कि आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे और आपको जो फाइनल लिस्ट बनती है इंटरव्यू के लिए उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब दूसरी बात पे आते हैं। ये जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मैं खासकर बता रहा हूँ, अन्य यूनिवर्सिटियों के लिए नहीं। अब वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे टोटल 11 लोगों को बुलाया गया था। 11 लोग में 2 लोग जो थे, यह 11 में टोटल 11 थे, 11 में 2 मेल थे और बाकी 9 जो कैंडिडेट थे वो फीमेल थे, यानी 9-2-11 ही करना था। ठीक है, तो 9-2 का ये जो अनुपात था छात्र और छात्राओं का। अब इस 2 में सिर्फ अकेला छात्र मैं पहुंचा था और 7 लड़कियां पहुंची थी, यानी बुलाया गया था टोटल 11 लोगों को, अब पहुंचे थे मौके वारदात में कितने लोग? 8 लोग। अब 8 में सबसे पहला नंबर मेरा ही था, सबसे पहला नंबर मेरा आ गया यहाँ पर। अब इंटरव्यू वहाँ पर क्या होता है जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कि वहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग इंटरव्यू नहीं होते, वहाँ पर सारे
जो भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट आए हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए, सबका जो इंटरव्यू है वह एक ही हाल में होता है। ठीक है, तो अब एक ही कॉन्फ्रेंस हॉल में सबका इंटरव्यू होगा। तो हम लोग को बुलाया गया था 9-10 बजे, लेकिन इंटरव्यू शुरू हुआ 3 बजे। तो मैं गया, तो मैंने, चूँकि मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ शुरू से ही, तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले गुरु जी लोगों का अभिवादन किया और शुद्ध हिंदी में हमने अभिवादन किया। तो उस अभिवादन करने के बाद लोग एक दूसरे का लगे मुँह देखने, तो मुझे कुछ लगा कि लड़ा यहाँ पे इंग्लिश का बोलबाला है ज़्यादा। फिर देखिए, अब देखिए सवाल को समझिए। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि आप जब बनारस से आए हुए हैं तो आपकी तरफ इतनी यूनिवर्सिटी है, आप छोड़ करके यहाँ क्यों आए हैं? सबसे पहले आप कहीं भी जाएंगे, अगर दूरी पे आप जाते हैं तो आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि आप इतना दूर से यहाँ पर क्यों आए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा जो प्रश्न होगा यह होगा कि आपका टॉपिक क्या है। समझिए बात को, सबसे पहले कहीं आप जाएंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका क्या है, आपका उद्देश्य इतना दूर आने का क्या था, आपने यहाँ पर क्यों फॉर्म भरा। अगर दूरी से हैं तब, अगर दूरी से आप नहीं हैं, अगर नज़दीक में आप हैं, क्षेत्र में ही हैं, आपके क्षेत्र में यूनिवर्सिटी है, तो फिर सबसे पहला सवाल यह होगा कि आप अपना टॉपिक बताइए, किस टॉपिक पे आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने टॉपिक को बताएंगे और जहाँ प्रेजेंटेशन करना होगा, जैसे जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशन करना था तो स्लाइड आपकी लग जाएगी। अच्छा, ध्यान इस बात का रखेंगे कि जब भी नोटिफिकेशन में, किसी भी यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन में अगर आता है कि आप 5 स्लाइड प्रेजेंट को आपको करना है, आपको मिनिमम 5 स्लाइड प्रेजेंट करना है, लेकिन 5 लिखा है, उसके चक्कर में कभी आप ये मत सोच कर जाइए कि 5 स्लाइड लिखा है तो 5 ही स्लाइड प्रेजेंट करना। ना, यह धोखा है। आपको पूरी स्लाइडें बना कर ले जानी है अपने रिसर्च प्रपोजल की। तो रिसर्च प्रपोजल अगर आपके मान के चलिए कि अगर 11 स्लाइड बन रहा है, ठीक है, अगर 11 स्लाइड भी आपका रिसर्च प्रपोजल है तो 11 बना के ले जाइए। ऐसा नहीं कि उसमें लिखा नोटिफिकेशन में 5 तो मैं 5 ही बना के ले जाऊँ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। यही गलती हमने वहाँ पे कर दी। हम टोटल बना के 11 ले गए थे, लेकिन हमने प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ 5 स्लाइडें तैयार की थी। 5 स्लाइड में सबसे पहले था फ्रंट पेज, दूसरा था प्रस्तावना और तीसरा था हमारा उद्देश्य, और चौथा में हमारा जो था यह उद्देश्य ही चल रहा था, और उसके बाद 5वां हमारा प्रकरण था जो हमारा टॉपिक था। इसके बाद 6वें 7वें में आपका ये इसमें एक चीज़ और भी था, क्या नाम है आपका, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, लिटरेचर रिव्यू। तो आपका प्रस्तावना हो गया, लिटरेचर रिव्यू 2-3 में हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया ये जो कहते हैं कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बाद यहाँ पे परिकल्पना हो गई। इसके बाद इधर हमने मेथड के बारे में लिखा था, उसके बाद पॉपुलेशन क्या होगी, सैम्पलिंग क्या होगी, ये सब तमाम चीज़ें लिखी हुई थी। अब हमने तैयार किया था सिर्फ 5 स्लाइड। हमने सोचा प्रेजेंट 5 स्लाइड करना है, लेकिन वहाँ पे 5 के बाद उन्होंने आगे कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, और अगर तैयार किया नहीं था, इस वजह से वहाँ पे मेरी डीमेरिट हो गई। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि कौन सी बुक पढ़ें रिसर्च के लिए। तो चूँकि हम हिंदी माध्यम वाले, हमने हिंदी माध्यम जो पढ़ा था वो हमने बता दिया, 2 बुक का नाम बताया। तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या जॉन डब्ल्यू बेस्ट को नहीं पढ़ा है, क्योंकि जॉन डब्ल्यू बेस्ट रिसर्च की बेस्ट बुक होती है मेरे जानने में, और यही किताब उन्होंने पूछा। तो हमने कहा नहीं सर नहीं पढ़ा है, क्योंकि वह इंग्लिश भी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं जब उठ के, और भी बहुत सारे सवाल हुए, अब आपको मैं पूरे डिटेल से बता नहीं सकता क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। तो वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ के जो वीसी सर थे, कोई जैन थे, वही ले रहे थे। तो उन्होंने फिर बाकी सारी चीज़ें पूछी कि अच्छा आपके अंक इतने इतने हैं, बाकी जो भी चीज़ें थी। अब उतना लंबा जाऊँगा नहीं मैं। फिर सबसे लास्ट में सवाल पूछा गया कि क्या अपनी रिसर्च आप इंग्लिश में कर सकते हैं। तो हमने कहा सर नहीं सर, इंग्लिश नहीं कर सकते। कितना सही मुझे अंदाज हो गया कि यहाँ पे इंग्लिश का बोलबाला है। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश पे अपनी पकड़ मजबूत किए रहिए, क्योंकि और एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर आप जम्मू की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे जो इंग्लिश चलता है, क्योंकि वहाँ पे लोग शुद्ध हिंदी बोल नहीं पाते, जिस तरह हम लोग हिंदी बोल लेते हैं, तो वहाँ पे डोंगरी और जो भी भाषा वहाँ के क्षेत्रीय है ये सब मिक्स चलता है, डोंगरी हिंदी सब मिक्स करके बोलते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते। तो इंग्लिश अगर आपकी बेहतर है तो आप जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करके वहाँ पे जब समय फॉर्म आते रहते हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारे समय सिर्फ EWS कोटे में सिर्फ 1 सीट थी, इसलिए हमारा वहाँ पे नहीं हो पाया। एक लड़की वहाँ के पंजाबी थी, उसका हुआ। और एक चीज़ ये है कि PhD एडमिशन में क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई छात्र, इस बात को मैं देखिए खुलेआम कह रहा हूँ, अगर कोई छात्र वहाँ का स्थानीय है, अगर वही उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है
और आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सबसे पहले उसी का एडमिशन होगा, आपका एडमिशन नहीं होगा, चाहे भले उससे ज़्यादा काबिल होंगे तो क्या से। दूसरी बात, चूँकि वह क्या है, वो सबकी नज़रों में बना हुआ है कई सालों से और आप नए नए भी हैं। दूसरी बात यह है कि भाषा का प्रभाव पड़ता है। जो लड़की पंजाब से थी वह वहाँ के पंजाब और जम्मू में ज़्यादा दूरी है नहीं, तो उसका वहाँ पे हो गया हमारी जगह पे, तो कहीं ना कहीं भाषा का ये प्रभाव पड़ता है। और प्लस तैयारी, अगर जितनी अच्छे से आप तैयारी किए रहेंगे, हमने 5 स्लाइड तैयार की थी, स्लाइड प्रेजेंट होगी वहाँ पे 11, नेक्स्ट करके उन्होंने 11 प्रेजेंट कर दिया। हमने देखा नोटिफिकेशन में 5 लिखा है तो हमने 5 तैयार कर गए, तो ये डिबेट हो गई। खैर इस तरह से जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइवा हमारा हो गया। तो वहाँ पे हार्ड कॉपी नहीं चाहिए थी, वहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना था। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि आप जो ले आते हैं यह रिसर्च प्रपोजल, जो उसको कहते हैं हम शोध प्रस्ताव, ये जो शोध प्रस्ताव आप लेके जाएंगे तो शोध प्रस्ताव आप किस तरह से वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। पूछिए पीडीएफ को कैसे हम दिखाएंगे, तो जो आपकी पीपीटी है उसको आप अगर चाहें तो इस तरह से पेन ड्राइव में भी लेके जा सकते हैं, या यूनिवर्सिटी अपनी मेल देती है उसको आप मेल कर सकते हैं और वहाँ पे वो प्रेजेंट हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से अगर पेन ड्राइव नहीं है तो कहीं भी आप जाएंगे तो आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए बात करते हैं फिर गोरखपुर की। फिर हमने गोरखपुर के लिए फॉर्म भरा था, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए। तो देखिए क्या होता है कि हर जगह अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो भी, अगर आप नेट हैं या आप जीआरएफ हैं, तो ऐसा ये मत समझिए कि आपको हर जगह एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाए। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी मतलब ये है कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कुछ छात्रों को परीक्षा देनी पड़ती है जो नेट नहीं होते हैं। जो नॉन नेट होते हैं वह क्या करते हैं कि वह आरईटी देते हैं, रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट। यह आरईटी दे करके वह क्या होते हैं, परीक्षा में शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे एजुकेशन सब्जेक्ट में 100 सीट है, तो 100 सीट में यह नेट वाला भी आवेदन करेगा, जीआरएफ वाला भी करेगा, और जो आरईटी परीक्षा दे रहा है व्यक्ति वह भी आवेदन करेगा। तो यूनिवर्सिटी क्या कराती है कि यूनिवर्सिटी एक परीक्षा कराती है, उस परीक्षा में जो लोग नेट और जीआरएफ नहीं होते हैं वह आरईटी की परीक्षा दे करके तब जाते हैं कहाँ, साक्षात्कार के लिए। ठीक है, उसके बाद वो जाते हैं साक्षात्कार के लिए। जबकि जो छात्र पहले से नेट या जीआरएफ होते हैं वह यह परीक्षा नहीं देते हैं, वह सीधे यहाँ से चले आते हैं साक्षात्कार में। ठीक है, तो नेट और जीआरएफ होने का यह फायदा होता है। आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो कि अगर आप नेट जीआरएफ हैं तो उसके बावजूद आपको आरईटी परीक्षा में बैठने के लिए कहती हैं। जिस तरह से आपकी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यह यूनिवर्सिटी कहती है कि आप नेट है या जीआरएफ हैं, अगर आप हैं उसको साबित करिए, आप रेट दे करके तब आइए। तो रेट में क्या होता है कि आपके लिए मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है कि अगर आप 50% के बराबर, मान लीजिए 150 का परीक्षा है तो 150 अगर आप 75 अंक पा रहे हैं तो आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा। अब एक 75 पा रहे हैं तो क्वालिफाई मान लिया जाएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप क्वालिफाई हो गए इंटरव्यू के लिए। लेकिन ध्यान दिए दीजिएगा, देखिए गोरखपुर में एडमिशन होने का कारण क्या था। गोरखपुर में हमने देखिए उसमें क्या होता है कि रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट में 2 चीज़ों से प्रश्न आते हैं। सबसे पहला क्या है, अब ध्यान नहीं देंगे, आरईटी में 2 चीज़ों से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आपका आता है विषय से प्रश्न, विषय मतलब एजुकेशन के तो एजुकेशन से प्रश्न आएगा, इतिहास है तो इतिहास से प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपका क्या है, शोध यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी से। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से प्रश्न आते हैं और विषय से प्रश्न आते हैं। हम यहाँ पर तैयार करके गए थे ये वाला। ठीक है, जबकि गोरखपुर परीक्षा में किससे प्रश्न आ गए, विषय से प्रश्न आ गए। अब यहाँ पे हम मार खा गए, चूँकि हमने तैयार किया था शोध, हम 2 दिन तक शोध पढ़ते गए थे कि ये पूछेगा, रिसर्च का पेपर है, लेकिन आ गया विषय से प्रश्न। और विषय को हमने रिवाइज किया नहीं था, इससे जो चीज़ें आती भी थी वो मौके पर निकाल नहीं हो पाई और हमारे थोड़े नंबर कम आ गए। तो जैसे हमने क्वालिफाई तो कर लिया, जो उसका मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर था 50%, तो 50 का मेरे 60% नंबर आए थे। लेकिन जब हम इंटरव्यू देने गए तो हमें पता यह चला कि हमसे भी ज़्यादा लोग नंबर पाए हुए ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके नंबर 70 से लेकर के 85% नंबर उन्होंने पाए हुए हैं। तो जगह आप सोचिए, हम 60% अंक पाए हुए हैं, कोई 70 से 85% अंक पाया हुआ है, तो पहले तो उसी का होगा, क्योंकि इंटरव्यू भी जो होगा। अच्छा, अब ये ध्यान देंगे, इंटरव्यू पे आते हैं। अब यह जब आप आरईटी को पास कर लेते हैं, चाहे आप नेट हो या जीआरएफ हो या आप सीधे नॉर्मल एमएड करके सीधे नेट पास करके इंटरव्यू गए हो, तो इंटरव्यू में भी जैसे मान लीजिए 150 नंबर का अगर रिटन पेपर था तो इंटरव्यू जो होता है वो हमारे चलिए 50 नंबर का होता है, मान के चलते ही। तो ये 50 में आपका सीधे इंटरव्यू पे सब नंबर नहीं मिलेगा आपको। इस 50 में भी
25 नंबर या 30 नंबर आपके रिसर्च प्रपोजल पे निर्भर होते हैं और बाकी जो 25 या ये आपके 20 नंबर हैं वह आपके सवाल का जवाब देने के तरीके पर निर्भर होते हैं, यानी इंटरव्यू पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आपका इंटरव्यू अगर बहुत बढ़िया गया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ना, इस भ्रम में मत रहिएगा। क्यों? क्योंकि आपके रिसर्च प्रपोजल को भी देखा जाता है कि यह जो रिसर्च प्रपोजल आपने बनवाया है, या मैं आपको अपना रिसर्च प्रपोजल दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें कितनी मैं गलतियाँ करके गया था। देखिए व्यक्ति गलतियों से ही सीखता है, और जिस तरह से हम अपना गुणगान करते हैं कि हमने ये किया, आज स्टेटस पे ये बढ़िया काम किया, तो जिस तरह से देखिए सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जिस तरह से हम अपने सफलता को दिखाते हैं कि हमने यह किया, ठीक उसी तरीके से अपने असफलता को भी हमें स्वीकार करना चाहिए खुले मन से। क्योंकि सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बाद दूसरा आता है जाता रहता है, और हमें खुले मन से दोनों को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम इनकी आदत नहीं लगाते हैं, अगर हमें इसी सफलता की आदत लग जाती है और कभी हम असफलता प्राप्त कर गए, तो हम मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो तनाव में नहीं जाना है, दोनों को खुले मन से स्वीकार करिए। तो देखिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर यह टॉपिक लेकर के हम गए थे, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, टॉपिक हमारा क्या था देखेंगे, निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय के उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के पर्यावरणीय जागरूकता एवं अभिवृद्धि का अध्ययन। अब आप कहेंगे इसमें गलती क्या है? इसे सबसे पहली गलती तो यही है, हम जब गए इसको लेकर के तो एचओडी सर जो वहाँ पर राजेश सिंह इस समय हैं वर्तमान में, उन्होंने कहा कि ये निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय क्या तुम सिर्फ एक ही विद्यालय पे करोगे क्या? और चूँकि हम इतने परेशान थे, मैं आपको बताऊँ कि जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो पीपीटी में किया था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं यहाँ गया तो यहाँ उन्होंने कहा कि हार्ड कॉपी में आपको लेके आना है और पीपीटी में भी लेके आना है। तो मैं परेशान ही होगा कि आखिर में रिसर्च जो प्रपोजल है वो बनता कैसे है। इसको लेकर के मैं 2-3 दिन तक परेशान रहा। मैं बहुत लोगों के चक्कर लगाया, बहुत लोगों ने आश्वासन भी दिया कि हम बनवा देंगे, और लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि हम इसमें उपलब्ध नहीं हैं। तो फिर मैं एकदम परेशान हो गया, मैं करूँगा। तो एक लड़का था और उससे मैंने संपर्क किया, और उसी के पास एक मैटर रखा हुआ था उस रिसर्च प्रपोजल का, हम लेकर के चल दिए। अब हम देखे नहीं कैसा है कैसा नहीं है, बस हमको चूँकि डूबते को तिनका का सहारा हमें यह मिला, हम लेकर चल दिए, इस पर अपना नाम लिखवा करके। ऐसे गलती क्या हुई? इसमें गलती ये है कि निजी विद्यालय, तो आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, एकदम तैयार कर लेना है। यहाँ पे निजी विद्यालय नहीं हुआ, आप क्या कर निजी विद्यालयों, क्योंकि आप एक विद्यालय पे नहीं कर रहे हैं रिसर्च, आप अनेक विद्यालय पे करेंगे। तो पहले तो यही गलती होगी कि निजी विद्यालय हमने लिखवा दिया था। तो निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों, ठीक है, निजी विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों, यह तो पहले सबसे पहले गलती निकल गई, तो डीमेरिट हो गया पहले ही। उसके बाद इसके अंदर भी 2-3 जगह पे गलती हुई थी, तो उसको उन्होंने देखा और यह डीमेरिट हो गया, यानी कि हमारे इसमें भी नंबर कम हो गए। और आ गया यह 25 या 20 नंबर जो आपका इंटरव्यू का होता है, यह तो हमने बता दिया आपको बात इसका, ये हमने बताया आपको रिसर्च प्रपोजल की बात। अच्छा, यहीं पर रिसर्च प्रपोजल के बारे में आपको एक लाइन बता दूं कि आप भी घबराइएगा बिल्कुल मत कि रिसर्च प्रपोजल क्या है। रिसर्च प्रपोजल जो आप एमएड करते हैं तो उसमें जो आप सिनाप्सिस बनाते हैं कुछ इस तरह की, यही आपका रिसर्च प्रपोजल है, यह मान के चलिए। बस रिसर्च प्रपोजल और सिनाप्सिस में अंतर क्या होता है, इसको मेन चीज़ समझ लीजिए। हमको पहले बात पता नहीं था, अगर हमको पहले पता होता तो जो एमएड में हमने सिनाप्सिस बनाई थी उसी को लेकर चले गए होते, लेकिन हमें लगा कि रिसर्च प्रपोजल कुछ अलग होता है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए और गलत लेकर के चले गए। तो उससे अच्छा था कि एमएड के अपनी सिनाप्सिस ले गए होते, क्योंकि हमें तो पूरा याद था, हमने उस पर डिसर्टेशन बनाया था, तो अच्छी तरह से तैयार था। लेकिन प्रपोजल को हमको लगा कुछ चीज़ अलग होगी, लेकिन देखिए कुछ होता नहीं। जैसे इसमें क्या है, देखिए इसमें यह आपका प्रस्तावना एक पहला पेज है आपका, दूसरा है, उसके बाद ये आपका तीसरा है, चौथा है और पांचवा है, छठा है। छठे 6 पन्नों में आपका प्रस्तावना है और उसके बाद संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन शुरू हो रहा है। तो अब आपको जब आप ले जाएंगे रिसर्च प्रपोजल तो आपको 6 पेज में नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक 1.5 या 2 पेज में, 1 या 2 पेज में आपको प्रस्तावना लिख देनी, यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में कर देना है, बस यही करना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्योंकि जब मैं गोरखपुर गया था तो वहाँ पे एचओडी सर ने कहा था कि ठीक है अब तुम अपनी इंटरव्यू में अपना सिनाप्सिस लेके आना। तो हमने कहा सर सिनाप्सिस लेके आना कि रिसर्च प्रपोजल लेके आना है? उन्होंने कहा कि हाँ वही लेके आना है। तो मैं इसी में कंफ्यूज हो गया। अगर मैं पहले पता होता सिनाप्सिस से लेके जाना है तो मैं अपनी एमएड सिनाप्सिस लेके आता, लेकिन हमने वहाँ पे गलती कर दी। लेकिन हमने वहाँ पे सीखा, जो जो गलतियाँ हमारे इस टॉपिक में हुई थी हमने उन सभी को दुरुस्त करते हुए हम बरेली गए
और बरेली जब गए तो वहाँ पे जब हमने प्रेजेंट किया तो वहाँ पे जितनी भी अशुद्धियाँ थी उसको हमने दूर कर लिया था। और क्या क्या पूछा जा रहा है वह सब चीज़ तो मुझे पता हो गया, चूँकि मुझे अनुभव हो गया था कि जम्मू में क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, गोरखपुर में आपको बताया नहीं हमने क्या क्या पूछा गया। गोरखपुर में सबसे पहले टॉपिक पर चर्चा हुई। टॉपिक पर चर्चा होने के बाद फिर पूछा गया कि किन विधियों का चयन करेंगे। देखिए ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, आपके देखिए लिख देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले आपसे चर्चा होगी आपके टॉपिक पे कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। आपका यानी शोध शीर्षक या शोध प्रस्ताव का जो आपका शीर्षक है इस पे सबसे पहले क्या होगी, इस पे सबसे पहले चर्चा होगी। और आपको सबसे कहीं भी आप जाएंगे तो अपने शीर्षक को दुरुस्त करके जाना है। दुरुस्त का मतलब जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय के उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के पर्यावरणीय जागरूकता एवं अभिवृद्धि का अध्ययन। तो हमने यहाँ पे तुलनात्मक भी छुड़वा दिया है। तो वहाँ पे छोटी सर ने कहा था यहाँ पे क्या छूट रहा है, हमने कहा सर तुलनात्मक छूट रहा है। तो उन्होंने कहा तुमको पता है कि तुलनात्मक छूट रहा है तो तुलनात्मक लिखवा क्यों नहीं आए। तो मैं उनको कैसे बताऊँ सर, मैं तो जल्दीबाजी में कुछ भी कूड़ा कपड़ा उठा के ले चला यार, हालांकि जानता तो हूँ लेकिन अब जल्दीबाजी में लेके चले आए तो सर सही नहीं करा पाए। तो वहाँ पे हमें कैसे कहें, लेकिन भाई वहाँ तो भाई जो सामने है वही है, यही आपकी गलती है। तो यह क्या है, अब यहाँ पे अब जब जाएंगे आप तो सबसे पहले पूछा है कि निजी विद्यालय क्या होता है, सरकारी विद्यालय क्या होता है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि जब हम बरेली ले गए थे तो बरेली पूछा गया कि ये पर्यावरणीय जागरूकता और अभिवृत्ति, ये जागरूकता और अभिवृत्ति में क्या अंतर है, क्या जागरूकता अलग है अभिवृत्ति अलग है, इसमें कैसे आप अलग अलग इसको मान रहे हैं, इसको डिफाइन करिए। तो आपके टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले मान चलिए कि 50% प्रश्न जो होंगे वह आपके शोध प्रस्ताव के शीर्षक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आगे दूसरे नंबर की, ये पूछा जाएगा कि आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो अपनी विधि को आप अच्छे से याद करिए कि किस विधि का को प्रयोग करना है। यही चीज़ हमसे गोरखपुर में पूछा गया था कि किस विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पूछा गया आगे कि विधि के बाद कि आप कौन से, हमने कहा सर कि हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, फिर उन्होंने कहा कौन से सांख्यिकी आंकड़ों का आप प्रयोग करेंगे, कौन से स्टैट्स आप लगाएंगे, टी टेस्ट करेंगे कि मध्यमान है कि मानक विचलन है, ठीक है। तो कौन से आप सांख्यिकी प्रविधियाँ आप कर सकते हैं, हम सांख्यिकी प्रविधियाँ, ठीक है। कौन सी सांख्यिकी प्रविधियों का क्या करेंगे, आप प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपने यह टॉपिक क्यों चुना, ठीक है, आपने यह टॉपिक ही क्यों चुना, ठीक है। तो आप इसको आप बताएंगे आपने क्यों चुना हुआ है। जैसे हमसे पूछा गया, हमसे गोरखपुर तो ये बात नहीं पूछी गई, लेकिन हमसे बरेली में पूछा गया कि आपने पर्यावरणीय जागरूकता जैसा टॉपिक क्यों लिया। तो हमने कहा सर हमारा जनपद चंदौली है, हमारा जनपद चंदौली एक आकांक्षी जिला है जिसके उत्तर की तरफ माता गंगा है और दक्षिण में नौगढ़ के जंगल है। और उससे अगर पर्यावरणीय जागरूकता से अगर हमारे रिसर्च से अगर हमारे ज़िले को कुछ लाभ होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका होगा, इसलिए सर हम करना चाहते हैं इसी टॉपिक पे। तो हमने ऐसा जवाब दिया। तो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज़ करना है। कोई भी कुछ भी पूछ रहा है तो उसको आपको जवाब बहुत ही तत्परता से और बहुत ही सोच समझ करके देना है। आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द अगला प्रश्न तैयार करने के लिए खड़ा रहता है। यह बात आपको ध्यान में देना है। इसी के साथ साथ अब ध्यान देंगे, पाँचवा चीज़ जो है आपके शोध प्रस्ताव में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। शोध प्रस्ताव में जो भी वर्णित है, ठीक है, जो भी लिखित है उस सबको आप तैयार कर लीजिए। जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है, एक हमने इसमें परिभाषा लिखी है यूनेस्को की, कहीं हमने परिभाषा लिखी हुई थी और वहाँ पूछ दिया गया कि अच्छा ये बताइए कि यूनेस्को क्या है। अब ध्यान देंगे, अब यूनेस्को क्या है अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। तो हमने कहा सर यूनेस्को सर संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। देखिए यहाँ पे लिखा है यूनेस्को। हमने कहा, उन्होंने पूछा यूनेस्को क्या, हमने कहा संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए, अगला प्रश्न। तो तुरंत आपको जो भी इसमें आपने लिखा है वो आपको तैयार कर लेना है। हरितगृह प्रभाव क्या है इसको समझाइए। तो जो कुछ भी आप लिखे हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अच्छा, अगली बात कि आपके जो सिनाप्सिस हैं या आपके जो रिसर्च प्रपोजल है इसकी पीपीटी कितने पेज में बननी चाहिए। तो इसकी पीपीटी 11 से 12 पेज में आप बनवा लेते हैं तो इतना काफ़ी, उससे ज़्यादा लंबा होना नहीं चाहिए। और जो आपका प्रपोजल है ये अभी 11-12 पेज से ज़्यादा का होना नहीं चाहिए, ठीक है। 11-12 से ज़्यादा पेज का होगा समझ लिया कि आपका फिर ये सिनाप्सिस हो गया और वो ज़्यादा मतलब आपने उलझुल मैटर डाल दिए। आपको मेन बातों पर फोकस करना है इसमें, ठीक है। आगे बात करेंगे कि देखिए आप अपने
टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाइए। सर ने पहले ही बता दिया आपको कि आपके टॉपिक से ही पहले से पूछा जाएगा कि आपका टॉपिक क्या है। अब ध्यान यह देना है कि आपको हर जगह देखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आई कांटेक्ट आपका टूट रहा है तो जाना समझ आए कि आपको अपना टॉपिक याद है ही नहीं। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और टॉपिक बताने जा रहे हैं तो टॉपिक आप सबको देखते हुए बोलिए स्वयं से, इधर देख के नहीं बोलना है या अपने इस पर हार्ड कॉपी में देख करके नहीं बोलना है आप। हाँ, वो बात अलग की है कि प्रोफेसर अगर थोड़ा दयालु है या कमेटी जो बैठी हुई दयालु है तो वह कह देती है कि आप देख करके बोल सकते हैं, वह उनकी उदारता के ऊपर है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमने कहा कि मेथड्स तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद कौन से स्टेट्स हैं और उसके बाद आप सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे यह बात ध्यान रखिएगा। यह भी पूछा जाएगा कि आप सैंपल यानी कि न्यायादर्श जिसको बोलते हैं, आप सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे और आपकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या क्या होगी, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा, जो हमसे पूछा गया था जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो हमने कहा सर एक जिले के ब्लॉक को हम क्या करेंगे कि अपने प्रतिदर्श के रूप में, अपने सैंपल के रूप में ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जम्मू में बेटा तुम्हारी यूपी जैसा नहीं है, जैसे तुम्हारे यूपी के एक ब्लॉक में बहुत सारे माध्यमिक विद्यालय हैं, तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे बहुत दूर दूर विद्यालय हैं, तो यहाँ पे तुमको और एरिया बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से आपको यह न्यायादर्श और जनसंख्या को बहुत अच्छी तरीके से समझ के जाना है, कैसे हम सैंपलिंग लेंगे और सैंपलिंग किस हम विधि से करेंगे, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखिए एक चीज़ होती है आपका क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट आपका लगातार सबके सामने बना रहना चाहिए। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आपको सीधे सीधे कह देना कि नहीं सर इसका उत्तर मुझे नहीं आ रहा है। आपको ज़बरदस्ती झूठ वहाँ पे नहीं बोलना है, क्योंकि आपसे विद्वान लोग वहाँ पे सामने बैठे हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि वेटेज। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है वेटेज का। इसकी भी हम बात कर लेते हैं कि वेटेज क्या है। वेटेज यानी हिंदी में बोलेंगे इसको भारांक। देखिए इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आम तोड़ना चाहता है और कोई नीचे से उसको थोड़ा सा सहारा दे दे, थोड़ा सा उसे ऊपर उठा दे तो आम को आराम से तोड़ लेता है। तो ठीक वही वेटेज क्या होता है, हमारा भारांक होता है, यह सहारा देने का कार्य करता है। अब सर्टिफिकेट तो मैं यहाँ पे लाया नहीं हूँ, सर्टिफिकेट लाया होता तो वो दिखाता। देखिए वेटेज प्राप्त करने का हर जगह यूनिवर्सिटी में प्रावधान नहीं है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटियाँ इस वेटेज का उपयोग करती हैं, कुछ कुछ नहीं करती। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू वेटेज का उपयोग नहीं करती है। यहाँ पे अब जब जाएंगे जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो हमने बताया आपको, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि वहाँ पे वेटेज में आपको सिर्फ अगर आप नेट हैं तो आपको 5 नंबर, अगर आप जीआरएफ हैं तो आपको 2 नंबर और ज़्यादा 7 नंबर आपको इंटरव्यू में अलग से मिलेंगे दूसरे छात्रों से, यह आपको फायदा होगा। लेकिन अब वही हम बात करें कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे अगर आप कोई सेमिनार अटेंड किए हैं नेशनल लेवल का, और सेमिनार अटेंड करने के बाद आपने सेमिनार में अपने पेपर को पब्लिश कराया है, पेपर आपने प्रेजेंट तो किया है लेकिन पेपर को पब्लिश भी कराया है, तो आपको यहाँ पर इसके 5 नंबर मिलते हैं। अगर आप नेट हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, अगर आप जीआरएफ हैं तो आपको 7 नंबर मिलते हैं। तो इसका फ़ायदा होता है कहाँ पे, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब। तो यही आप पूछते हैं कि सर जो लड़का आरईटी दे करके जाता है और नेट क्वालिफाई करके जाते हैं सर इंटरव्यू देने के, तो अंतर क्या है? अंतर यही है कि जो उसको नंबर मिलेगा उतना नंबर आप ऑलरेडी पाए हुए हैं, आपको +5 नंबर मिलेंगे, तो आप उससे कहीं ना कहीं आगे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यह तो 5 नंबर नेट की बात हो गई या 5 नंबर जीआरएफ की बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे यह 5 नंबर किसकी बात हो गई कि आपने किसी भी नेशनल सेमिनार में भाग लिया है और आपने पेपर प्रेजेंट किया है, वो पेपर बुक में पब्लिश हुआ है, तो बुक का ISBN नंबर वो मांगते हैं या बुक की फ़ोटो मांगते हैं कि बुक की फ़ोटो दिखाइए जिसमें आपका पेपर पब्लिश हुआ है। अगर आपका पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, सिर्फ आपने सेमिनार अटेंड किया है और आपने अपने मन से उस पर लिख दिया कि हमने इस शीर्षक पे पेपर प्रेजेंट किया, तब आपको नंबर नहीं मिलते हैं। कहीं कहीं पे नंबर मिल भी जाते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में इस पर नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आपका बुक में छपा नहीं रहेगा। ठीक है, यानी अगर आपने पेपर प्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे तो वह बुक में प्रिंट होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे एक चीज़ और होती है, शोध पत्रिका में आपका अगर आर्टिकल छपा हुआ है तो उसका भी आपको 3 से लेकर के 5 अंक मिलता है। यह भी आपको वेटेज मिलता है शोध पत्रिका में अगर आपकी छपी हुई है। जैसे देखिए शोध पत्रिकाएँ 3-4 तरह की होती हैं। सबसे पहले आपका होता है पीयर रिव्यू और उसके बाद होता है आपका
पीयर रिव्यू के बाद आपका है स्कॉपस भी है। स्कॉपस में जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं उनके लेख छपते हैं। पीयर रिव्यू में जो लड़के एमएड करते हैं वह अपना लेख देते हैं छपने के लिए। तो अगर आप पीयर रिव्यू में अगर अपना लेख दिए हुए हैं छपने के लिए तो आपको 2 या 3 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। और पीयर रिव्यू के बाद एक और होता है जिसका नाम अभी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वह पीयर रिव्यू है स्कॉपस से, और एक और है जिसमें कि रिसर्च स्कॉलर देते हैं अपना छपने के लिए। तो वह अगर आप इसमें से अगर किसी में भी अगर आपका आर्टिकल छपा हुआ है तो आपको अंक जरूर मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप प्रयास यह करिए कि आप कुछ छात्रों से अलग कार्य करके आप आगे अपना वेटेज बनाए रखिए। हो सकता है कहीं पे वेटेज आपका काम बना दे, तो वेटेज मिल जाता है तो दूसरे छात्रों से थोड़ा सा और आगे हम हो जाते हैं, ये हमें फ़ायदा मिलता है। जैसे कि हमने सेमिनार अटेंड किया था, पेपर प्रेजेंट किया था, तो हमको इसका फ़ायदा मिला, हमारा एडमिशन यहाँ पे हुआ। तो इसी तरह से आप भी पूरे मनोयोग से तैयारी करिए। और मुझे तो नहीं लगता कि पीएचडी एडमिशन से संबंधित कोई चीज़ें हमने यहाँ पे छोड़ दी हैं। बाकी हमने जो भी चीज़ें अपने हिसाब से जो भी लगा, हमने 3 यूनिवर्सिटियों के अपने अनुभव भी आपको यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। तो जहाँ तक हमें यह लग रहा है कि यह क्लास अब यहाँ पे समाप्त कर देनी चाहिए। अगर आपके कोई और भी प्रश्न है मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी बात करेंगे कि जो अभी नेट का रिजल्ट आया हुआ है तो उसमें 3 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। ऑनली फॉर पीएचडी तीसरी कैटेगरी आई है। तो ऑनली फॉर पीएचडी जो कैटेगरी है वह सिर्फ 1 साल के लिए सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा। उस 1 साल के अंदर अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे, उसमें आपको नो डाउट कि कोई हटा सकता है। तो अगर आप तीसरे वाली कैटेगरी को प्राप्त किए हुए हैं तो आप 1 वर्ष के अंदर प्रयास करिए कहीं भी आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। और बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत विशेष प्रश्न आपको होगा। अगर कुछ होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कभी अगर मुझे वो समझ में आएगी कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए कुछ रिसर्च को लेकर के, तो हम आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।